हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 46 जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। पार्ट 1 टू पार्ट 45 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने इसमें से कोई भी पार्ट मिस किया है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया गया है ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो सेट्स आउट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग इनटैंजिबल एसेट्स एंड रिक्वायर्स डिस्क्लोजर्स अबाउट देम। मेन यहाँ पे क्या है, कीवर्ड इनटेंजिबल एसेट्स। तो ऐसा कौन सा इनमें से आपको बताना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि इनटेंजिबल एसेट्स को पहचानने के लिए, उनको मेज़र करने के लिए क्राइटेरिया को सेट करता है। ओके, सो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39, 31 एंड 28। तो ध्यान रखना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 38 है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। ये आपको यहाँ डाटा दिख रहा है, इसका मोड 7 है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक चीज़ को समझिए, मोड मतलब मोड आपको समझना चाहिए जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। अब आप थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए आप यहाँ 6 आ गया, एक बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। 7 देखिए, 1 2 3। अब आप ये देखिए, मोड इस क्वेश्चन का आंसर 7 है, इसका मतलब 7 भी 3 टाइम्स है, 6 भी 3 टाइम्स है। अब 7 4 टाइम्स होगा तभी तो जाके मोड वही बना होगा ना, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार 7 होना चाहिए। तो 2k + 1 इसका हम क्या मानेंगे, 7, क्योंकि और तो आपको कहीं दिख नहीं रहा। तो 2k = 7 - 1, 2k = 6, k की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस क्वेश्चन में मेन आप लोगों को ये समझना था कि हम 2k + 1 को किसके इक्वल रखें। अभी आपको बताया मोड 7 है, यानी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 7 है। अगर हम यहाँ देखें तो अभी 2k + 1 को एक बार छोड़ दो तो 6 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 7 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो यानी कि 2k + 1 वाली वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, तभी तो मोड 7 बनेगा ना। तो इसको इक्वल रखा 7 के, तो k आपका क्या आ गया, इसको सॉल्व करके 3। ओके, सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, k = 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज गिवन बाय द एक्स कोऑर्डिनेट। देखो आप लोग समझते हो ये x है, ये y, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन ऑगिव एंड लेस देन ऑगिव इज, ठीक है। देखो आप लोगों को पता है जो मीडियन वगैरह है इसको हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं ना। सो लेस देन और मोर देन ऑगिव का जो हमारा ऑगिव का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है एक्स पे जो परपेंडिकुलर पड़ता है, जो एक्स पॉइंट पे आता है, उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए मीडियन को जोग्राफिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम्स इन सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है आपको सेकेंड्स में, टेकन बाय 150 एथलीट्स, यानी कि टोटल n 150 हो गया, टू रन अ 110 मीटर हर्डल रेस आर। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, ठीक है। सो आपको बताना है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड्स। देखो यहाँ तक आपने देखना है। अब आपको पता है इस वाले क्लास इंटरवल में 14.6 को इंक्लूड नहीं किया है, इस वाले में इंक्लूड करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बेसिक सी। सो 14.6 से कम वाले यही पूछे हैं, तो ये वाले हमारे चारों बॉक्स बनेंगे 2,
प्लस 4 प्लस 5 प्लस 71, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 71 82, 82 ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने रेस को कंप्लीट कर दिया है इन लेस देन 14.6 सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ एसेट्स माइनस द लाइबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड. पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. अगर किसी बिजनेस को परचेज किया है, ठीक है, तो अगर आपने एक्सेस में जो अमाउंट पे किया है, जो अमाउंट आपने एक्सेस में पे कर दिया है, टोटल ऑफ एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ के एक्सेस में पे किया है, तो वो क्या होगा? शेयर प्रीमियम होगा, गुडविल होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, या फिर वो वर्किंग कैपिटल होगा. तो जब एक बिज़नेस को परचेज़ किया है तो एक्सेस में अमाउंट आप तभी पे करेंगे ना जब उस बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी होगी. इसका मतलब आपने वो किसके लिए पे किया है? गुडविल के लिए. सो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करेंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ द सेम फर्म. मेन यहाँ पे जो चीज़ है वो है सेम फर्म, मतलब एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है, उसकी हम करेंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की परफॉर्मेंस को प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके साथ क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इंट्रा फर्म और इंटर फर्म में आपको पता होना चाहिए इंट्रा वर्ड क्या होता है. इंट्रा फर्म, इंट्रा फर्म का मतलब होता है विद इन द फर्म. ओके, इंट्रा फर्म का मतलब क्या है? विद इन द फर्म, यानी कि उसी सेम फर्म का बस ओवर द ईयर्स हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो इंट्रा फर्म कंपैरिजन आएगा. और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी यही होता है. हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं? वही सेम फर्म का लाइन बाय लाइन वही करते हैं कंपैरिजन, और इसका अदर नेम ट्रेंड एनालिसिस भी होता है. तो ट्रेंड एनालिसिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो गया, इंट्रा फर्म कंपैरिजन हो गया. सो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव. अब आप लोगों ने अपने लेवल पे वर्टिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस बनता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस के बीच में क्या डिफरेंस बनता है, ये आप लोग देखेंगे अपने लेवल पर. ओके, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट-एम्प्टर इज रिलेटेड विथ. देखो आपको पता है, ये हमने पहले डिस्कस तो किया है ना. डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट-एम्प्टर क्या होता है? लेट द बायर बी बिवेयर. ओके, लेट द बायर बी बिवेयर. अब देखो इसमें क्या होता है कि एक बायर को ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का. आपको पता है लेबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, हर चीज़ चेक करनी है, उसके इंग्रेडिएंट्स, हर चीज़. ओके, सो ये वाला किससे रिलेटेड होगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट से. तो ये हमारा पर्टिकुलरली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेट करेगा. और ऐसे ही एक डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट वेंडेटर होता है. वो किससे? वेंडेटर वर्ड आ गया ना, वेंडर. वो होता है कि सेलर बिवेयर, यानी कि सेलर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, आपको पता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. ठीक है, हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी डिस्कस किए हैं. सो इनमें से क्या होगा? रिवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी. सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इसमें से कौन से इक्वेशन के इक्वल, मतलब कौन से इक्वेशन को जनरेट करेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको बताना है यहाँ 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. फर्स्ट आपको क्या दिया गया है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. बिल्कुल आपको पता है ना अकाउंटिंग में हम क्या बात करते हैं, क्या क्या आता है उसके स्कोप में, है ना. जैसे कि रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है लेजर में, समरी ट्रायल बैलेंस में होती है. फिर आपको पता है अब जो देखो उसका एनालिसिस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फिर इंटरप्रेट करना क्या रिजल्ट निकल के आता है. ऑब्वियस है ये फंक्शन है अकाउंटिंग का. उसके बाद अगर हम बात करें
P&L account is prepared for ascertaining financial position of a firm. No, फाइनेंशियल पोजीशन तो हम किससे देखते हैं, बैलेंस शीट से, है ना. P&L से तो हम नेट प्रॉफिट वगैरह, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सब देखते हैं. तो ये हमारा बी गलत है, हमने करेक्ट बताना है. गुडविल इज़ अ वेस्टिंग एसेट. देखो क्या गुडविल वेस्टिंग एसेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ वेस्टिंग एसेट. वेस्टिंग एसेट वो होती है कि धीरे धीरे टाइम बाय टाइम जैसे ही आप उसको कंज्यूम करेंगे वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट मतलब कम होती जाएगी. जैसे कि माइन, ठीक है, ऑयल निकाला जाता है, इस टाइप से, ठीक है. तो गुडविल वेस्टिंग एसेट नहीं है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है. गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट. ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेस्टिंग नहीं है. सो सी गलत. अब उसके बाद देखिए आपका डी में क्या दिया है कि बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर असरटेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म. बिल्कुल करेक्ट है. बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है फर्म की उसको देखने के लिए, ठीक है. सो डी हमारा करेक्ट होगा. ए करेक्ट है, डी करेक्ट है, और वो आपको दिया गया है सी ऑप्शन में. सो ए एंड डी विल बी करेक्ट. आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे. किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके. ओके, थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.